जमीयत उलमा-ए हिंद ने मारूफ वकील राजू धवन को अयोध्या केस से हटा दिया है। जमीयत की जानिब से ये कहा गया है कि बीमारी की वजह से धवन दस्तयाब नहीं थे, इसलिए एजाज मकबूल को पैरवी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वकील राजू धवन ने इस बात को झूठ बताया। राजू धवन का कहना है कि नजरसानी की अर्जी पर वो काम कर रहे थे। राजू धवन का ये भी कहना है कि कोई अगर उनकी खिदमत लेना नहीं चाहता तो ये उसका हक है। तो राजू धवन ने न्यूज़ 18 से इस सिलसिले में खास बातचीत की। राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद में मुस्लिम पक्ष के लीडिंग वकील राजीव धवन को जमीयत उलमा हिंद ने केस से अलग कर दिया है। धवन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। धवन साहब, क्या रिएक्शन है आपका जिस तरह से कहा गया कि आपकी सेहत ठीक नहीं है, आपको अलग किया जा रहा है? देखिए, मेरी सेहत ठीक है। मैं डेंटिस्ट के पास गया था रूटीन अपॉइंटमेंट के लिए। 10:14 में मेरे क्लार्क को उन्होंने फ़ोन किया और एजाज़ मकबूल ने हमको कहा कि अब मैं इसमें शामिल नहीं हो सकता हूँ। मैंने उनसे पूछा कि क्या ये सैकिंग है, तो उन्होंने कहा उनकी मजबूरी है और बार बार यही बोलते गए। मेरा क्लार्क ये पूरी कॉन्वर्सेशन हमारी तरफ से सुन रहा था। जैसे ही मैं घर आया, मैंने उनको ख़त लिखा कि ये सैकिंग है। उनको रिमाइंड किया कि हमारे साथ उनके चेंबर के साथ 3 मीटिंग हुई हैं और जो ढांचा है रिव्यू का जो कल फाइल हुआ है वो मैंने बनाया था। कल मैंने पूरा दिन रिव्यू के लिए छोड़ा था और उनकी टीम भी बाद में आई, पर उसके पहले मैं सैक हो गया था। अब 2 नई बातें इसमें आ गई हैं। मिस्टर मकबूल कहते हैं कि सैकिंग नहीं हुई, सैकिंग की है। अगर इसका कॉन्वर्सेशन में उनको कोई तकलीफ़ है तो हमारी चिट्ठी काहे नहीं देख लेते? उसमें तो लिखा है कि सैकिंग है। उसका जवाब तो मेरे पास नहीं आया। तो ये कहना उनका कि सैकिंग नहीं थी, ये सत्य का जो पालन नहीं किया वो तो अलग है, ये तो बिल्कुल झूठ है। जहाँ तक मेरी सेहत है, बाबरी मस्जिद के बाद मैंने कर्नाटका के केस लड़ा और कोर्ट्स में केस लड़ा। तो ये क्या हो सकता है कि मेरी सेहत इतनी ख़राब थी कि मैं उनकी रिव्यू जो है उसको सेटल कर लिया मैंने और केस लड़े हैं, पर सेहत मेरी ख़राब है। ये सब झूठ है। किस तरह का इन्वॉल्वमेंट अब तक जो है रिव्यू पिटीशन को लेकर के, क्योंकि मुस्लिम पक्ष के जो सारे वकील थे वो मुझे जिस तरह से मालूम है सब लोग एक साथ मिलकर मीटिंग करते थे, तो आखिरी मीटिंग कब हुई थी? किस तरह का इन्वॉल्वमेंट आपका लगातार रहा था? ये केस का रिकॉर्ड इतना बड़ा था कि इसमें टीम वर्क की ज़रूरत होती थी। तो पूरी टीम आती थी। मेन टीम एजाज़ मकबूल के चैम्बर की थी और जो उनके चैम्बर के लोग थे बहुत अच्छे थे। मकबूल साहब को केस के बारे में थोड़ा कम ही आता था, पर उनकी टीम इतनी बढ़िया थी। तो ये 40 दिन में रोज़ हमारी मीटिंग होती थी, कभी कभी रात तक जाती थी। इसके बाद अगर जिस तरह से मैंने इस केस को लड़ा है, इसके बारे में उनको थोड़ी तकलीफ़ है तो हमको कह दें कि साहब आपने केस ऐसे लड़ा है कि हम आपको हटा रहे हैं। पर ये उनकी क्या मजबूरी थी ये मेरे समझ में नहीं आ रही है। मकबूल साहब ने इसके बारे में पहले भी ये सिलसिला उठाया था कि जमीयत और की नहीं बनती है दूसरों के साथ और मैं किसके साथ अपेयर हूँगा। मैंने कहा मैं उसी के साथ अपेयर हूँगा जिसकी ब्रीफ मैंने बहुत साल पहले ली थी। तो मैं उनकी तरफ से अपेयर हो रहा था। बात ख़त्म। उन्होंने केस ले लिया, मैं केस से हट गया। केस से हट गए, लेकिन आपको इसका थोड़ा सा काफ़ी हद तक दुख हुआ जिस तरह से अब तक तो ऐसी कोई बात सामने नहीं आई थी। मुस्लिम पक्ष की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था धवन साहब ने अच्छा केस लड़ा है। देखिए, इसमें कोई दुख की बात नहीं है। एक प्रिविलेज था, मुझे एक मौका दिया एक इम्पॉर्टेंट कॉज में लड़ने का। आपने जिस तरह से एजाज मकबूल साहब को ख़त लिखा उसमें कहा कि कॉज जो है ज़्यादा बड़ा है हमसे। किस तरह से बड़ा है ये? कि जहाँ तक बाबरी का कॉज है वो सेक्युलरिज्म के बारे में है, धर्मनिरपेक्षता के बारे में है, वो एक माइनॉरिटी ओप्रेशन के बारे में है, एक मेजॉरिटी जो प्रेजेंस आ गई है इस देश में उसके बारे में है। वो कॉज है। मकबूल साहब आएंगे जाएंगे, मैं आऊँगा जाऊँगा, केसेस होंगे नहीं होंगे, ये
पथ हैं, रास्ते में पथ हैं। जो भी उस समय होगा वो कामयाबी से लड़ेगा। क्या इससे पहले भी आपके काम को लेकर के जिस तरह से आपने केस लड़ा उसको लेकर कभी डिस्कस हुआ, कभी आप पर सवाल उठा, क्योंकि मीटिंग्स तो लगातार होती थी? भाई जहाँ तक मुझे पता है कि 40 दिन ये केस रहा, उसके पहले भी इसमें बहुत सी बातें रहीं। पिछले साल भी एक केस हमको इसी केस में लड़ना पड़ा। अभी तक जहाँ तो मुझे पता है किसी ने ये नहीं कहा मुझे कि आप गलत तरीके से लड़ रहे हैं। अब क्योंकि जमीयत से तो आप अलग हो गए, आपने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया, लेकिन अभी बहुत सारे फरीक ऐसे भी हैं, पार्टी हैं जो चाहते हैं शायद कि आप लड़ें। क्या आप उनके साथ रहेंगे या इस केस से आप बिल्कुल अलग रहेंगे? देखिए, जब ये केस से मैं मेन पार्टी जिसके लिए मैं था हटा दिया है, मैं ये नहीं चाहता कि ये जो मुसलमान कम्युनिटी और पार्टीज़ अलग अलग हो रही हैं, मैं ये नहीं चाहता। मैं ये नहीं चाहता कि एक को कहूँ कि आपने निकाल दिया है, दूसरे को कहूँ मैं आपकी तरफ में आ गया। ये एक तरह की तारीफदारी होगी और मैं नहीं करना चाहता। ये जो प्रॉब्लम्स हैं कम्युनिटी के, पार्टीज़ के, ये वही सॉल्व कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता इसमें। देखिए, मुझे क्या पता, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पार्टी नहीं था। जिलानी साहब का उसमें कुछ मेल था, अच्छी बात है। पर जहाँ तक लोग कहेंगे देखिए धवन साहब ने एक पार्टी को अलग कर दिया है और दूसरी पार्टी में शामिल हो गए, क्या ये एक वकील कर सकता है? एक आखिरी सवाल, जिस तरह से रिव्यू पिटीशन की बात हो रही है, क्योंकि आपने खुद भी कहा कि उसका जो पूरा खाका है वो आपका तैयार किया हुआ है, इस तरह से इस पूरे केस में 142 का इस्तेमाल किया गया और भी कई बिंदु हैं जिनको लेकर के आवाज़ उठी है। क्या आपको लगता है कि रिव्यू पिटीशन पर कोर्ट इतना उसको देख सकता है? देखिए, मैं जो मेन केस है उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। जब ये सब रिव्यू जो भी है, जब ये ख़त्म हो जाएगी उसके बाद हो सकता है आप ही से बात करूं, हो सकता है कुछ लिखूं। पर अभी हम लोगों ने ये मंजूर किया था कि सिर्फ जिलानी साहब बोलेंगे और हमारे स्पोक्समैन सिर्फ जिलानी साहब हैं। अगर जमीयत के लोग या मुस्लिम पक्ष के लोग आपके पास आते हैं बात करने के लिए, तो क्या आपके दरवाजे खुले होंगे या बंद हो गए हैं? मेरा दिल खुला है, दिमाग खुला है, पर अगर वो नहीं चाहते तो नहीं चाहते। ये तो मेरी प्रोफेशनल मजबूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे धवन साहब जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनका दिल खुला हुआ है और वो ये नहीं चाहते मुस्लिम पक्ष आपस में भी लड़े। लेकिन एक बात उन्होंने साफ तौर पर कही कि उनको जिस तरह से निकाला गया है उसको लेकर के कहीं ना कहीं उन्हें उस तरह का दुख नहीं है, लेकिन एक प्रोफेशनल जिम्मेदारी थी जो वो निभाते आ रहे थे। कैमरामैन नगेंद्र के साथ खुरम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। अयोध्या केस में मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की पैरवी अदालत में राजीव धवन ही करेंगे। ये जानकारी मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के रुकन मौलाना सुफियान निजामी ने दी। याद रहे कि जमीयत उलमा हिंद ने अयोध्या फैसले पर नजरसानी की अपील के मामले से राजीव धवन को अलग कर दिया है। जनाब राजीव धवन साहब इस मुल्क के बहुत ही काबिल वकील हैं और उनकी खिदमात का हम सब एतराफ़ करते हैं और जिस तरह उन्होंने इस केस को लड़ा है वो भी काबिल तारीफ़ है। जमीयत उलमा हिंद ज़ाहिर है कि एक अयोध्या और बाबरी मस्जिद केस में एक पार्टी है और इस मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन हर पार्टी को इजाज़त देता है कि वो जिस भी वकील को चाहे रखें और जिस भी वकील को चाहे हटा दें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये वाज़ेह और क्लियर स्टैंड है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जनाब राजीव धवन साहब ही इस केस को देखेंगे और रिव्यू पिटीशन उन्हीं की निगरानी में दाखिल की जाएगी। अब जमीयत ने किन बुनियादों पर और किस वजह से उनको हटाया है ये जमीयत के हजरात ही जान सकते हैं, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये क्लियर कर दिया है कि जनाब राजीव धवन साहब और उनकी खिदमात को मद्देनज़र रखते हुए वही इस केस को हैंडल करेंगे और राजीव धवन साहब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील की हैसियत से सुप्रीम कोर्ट में केस को लड़ेंगे। हैदराबाद में वेटरनरी डॉक्टर की आबरूरेजी और कत्ल मामले पर मुल्क भर में एहतजाज का सिलसिला जारी है। आज इसी सिलसिले में दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया है। दिल्ली ख़वातीन कमीशन की चेयरपर्सन स्वाति मालेवाल, अनु दुबे समेत बड़ी तादाद में ख़वातीन जंतर मंतर पर मौजूद हैं। ख़वातीन हैदराबाद मामले में इंसाफ की मांग कर रही हैं और कसूरवारों को सख्त से सख्त सज़ा देने का मुतालबा कर रही हैं। स्वाति मालेवाल ने मुल्क में ख़वातीन की सलामती के मामले पर भूख हड़ताल पर बैठने का फैसला किया, लेकिन पुलिस इन्हें ऐसा नहीं करने दे रही है। स्वाति मालेवाल ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को ख़त भी लिखा है।
इन्होंने कसूरवारों को 6 महीने में फांसी देने की मांग की है। इनका कहना है कि आबरूरेजी के मामलों में कसूरवारों को जल्द सजा होनी चाहिए। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे दिल्ली का, जहां से हमारी नुमाइंदा रचना इस वक्त सीधे तौर पर जुड़ रही हैं। रचना, इस वक्त आप जंतर मंतर पर मौजूद हैं, वहां पर स्वाति मालीवाल एहतजाजी धरने पर बैठी हुई हैं, क्या कुछ चल रहा है वहां पर? जिस तरीके से जो हैदराबाद की घटना सामने आई और उसके बाद दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल धरने पर बैठी हुई हैं। अगर आप देखेंगे तो आप स्वाति हैं हमारे साथ, हम स्वाति से ही बात कर लेते हैं। स्वाति, इससे पहले भी आप धरने पर बैठी थी, आज एक बार फिर आप आमरण अनशन पर बैठी हैं, तो क्या लगता है कि जो मांगे आप कर रही है वो कब तक होंगी पूरी और क्यों आखिरकार देरी हो रही है? जी, आमरण अनशन चलेगा जब तक मांगे नहीं पूरी होती, और देरी इसलिए हो रही है क्योंकि ये बेटियां जो मरती हैं ये किसी की बेटियां नहीं हैं, ये किसी नेता की बेटी नहीं है, ये किसी बड़े आदमी की बेटी नहीं है, इसलिए देरी हो रही है क्योंकि इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने अनशन शुरू करा है, ये अनशन अब अंत तक चलेगा जब तक प्रधानमंत्री जी मेरी मांगे नहीं मांगेंगे। और मांगे सिंपल हैं, मांगे ये हैं कि जो कानून बन गए हैं देश में उन्हें अब लागू करना शुरू कीजिए। आज कानून लागू नहीं हो रहे, आज ना तो पुलिस के संसाधन बढ़ाए गए, ना उनकी जवाबदेही तय की गई, ना फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए गए। ये सारी चीज़ें करी जाए, जो निर्भया फंड है उसे स्टेट्स में डिवाइड करके तुरंत उसका इस्तेमाल किया जाए, और कम से कम निर्भया की माँ को तो न्याय दिलवा दो। निर्भया के जो कातिल जिंदा हैं, सरकारी मेहमान बन के बैठे हुए, उन्हें तो कम से कम फांसी की सजा दो। तो स्वाति, पिछले साल जब आप बैठी थी तो एक नया कानून बना था, तो आपको लगता है कि वो कानून बनने के बाद अब तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है जैसे वो होना चाहिए था? जी बिल्कुल, आज तक दिल्ली में एक भी बच्चे के रेपिस्ट को फांसी की सज़ा नहीं बोली गई है, और पूरे देश में किसी भी रेपिस्ट को अभी तक फांसी की सज़ा नहीं दी गई है। तो ऐसे कैसे चलेगा ना, कब तक चलेगा? वो जो लड़की हैदराबाद में मरी है उसको गैंगरेप करके जैसे जलाया, अगर हमारे हाथ में एक हल्का सा तेल की छींटी गर्म पड़ जाती है हम कलप जाते हैं, तो उस बच्ची को कितना ज़्यादा तड़पी होगी। वो 6 साल की बच्ची जिसकी रेप होते हुए आंखें निकल गई बाहर, उसको कितना दर्द हुआ होगा। तो ये दर्द उनका दर्द नहीं है, हम सबका दर्द है। कल हम में से कोई भी हो सकता है। मैं बिल्कुल आम लड़की हूँ, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मुझे अपनी ज़िंदगी कुर्बान करनी पड़े, पर अब रहा नहीं जाता। कल मैं भी हो सकती हूँ, कल मेरी बहन भी हो सकती है, कल मेरे घर में भी कोई भी हो सकता है। कब तक चलेगा ना ये? मैं अनशन करूँगी, आमरण अनशन करूँगी जब तक केंद्र सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती। स्वाति, हमेशा इक्वलिटी की बात होती है, समानता की बात होती है, एम्पावरमेंट की बात होती है, लेकिन जब सिक्योरिटी की बात आती है तो जो विमेन क्राइम का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जी, वो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि जब लोगों में डर ही नहीं बैठेगा कैसे बदलेगा? आप चालान देखो, जो थोड़े बहुत चालान कटने लगे पूरी देश को ड्राइविंग सीख गया, पूरा देश की पोल्यूशन चेक गाड़ियों का हो गया, क्योंकि चालान बढ़े ना, कानून बड़ा सख्ती से लागू हुआ। आज तो कानून सख्ती से लागू ही नहीं होता। आज एक बार को आप चालान कर दो तो आप गलत काम कर दो, ड्राइविंग करते हुए कुछ गलत कर दो, छोटी मोटी गलती, तो आपको सज़ा हो जाएगी। लेकिन अगर रेप कर देते हो तो आपको सज़ा नहीं होती। ये बदलने की ज़रूरत है। तो कानून जब तक सख्त नहीं होगा, इसी तरीके की चीज़ें लगातार जी, दिखेंगी। कानून सख्त है, कानून सख्त से लागू नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। लागू कराने के लिए ही बैठे हैं। तो यहाँ पर आपने स्वाति को सुना कि स्वाति का कहना है कि कानून तो बनते हैं लेकिन जब तक उन्हें सख्ती से लागू नहीं किया जाएगा, इसी तरीके की चीज़ें देश भर में देखने के लिए मिल रही हैं, चाहे वो निर्भया कांड की बात करें या हैदराबाद की घटना की बात करें या फिर राजस्थान में जिस तरीके से मासूम बच्ची के साथ रेप की घटना सामने आई। तो स्वाति का कहना है कि वो लगातार आमरण अनशन पर बैठेंगी और जब तक ये उनकी जो मांगे हैं, जो 6 महीने में रेपिस्ट को सजा हुए, जब तक वो नहीं होगा तब तक वो लगातार इसी तरीके से अपना जो आमरण अनशन है वो यहाँ पर जारी रखेंगी। आप पीछे तस्वीरों में भी अगर आप देखेंगे तो स्वाति के साथ कई सारे जो और भी महिला सहयोगी हैं वो भी यहाँ पर प्रदर्शन के लिए बैठी हुई हैं। प्ले कार्ड्स भी उनके हाथों में हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे कि वी वांट टू लाइव इन रिपब्लिक, नॉट इन रेप पब्लिक। तो जिस तरीके से लगातार महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही हैं, जो घटनाएं सामने आ रही है, उससे पूरा देश रोष में है और हैदराबाद से दिल्ली तक ये रोष अभी सामने देखने के लिए मिल रहा है। स्वाति मालीवाल भी यहाँ पे बैठी हैं और सुबह भी उन्होंने जिस तरीके से ट्वीट किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चिट्ठी लिखी। तो अब देखने वाली चीज़ होगी कि आखिरकार इस प्रदर्शन और इस आमरण अनशन पर सरकार किस तरीके से देखती है। और जी चलिए रचना, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है आमरण अनशन पर है स्वाति मालीवाल और उन्होंने कहा कि जब तक
ज़मीनी सतह पर कानून को नाफिज नहीं किया जाएगा तब तक ये भूख हड़ताल उनकी जो है वो जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए रचना। आगे बढ़ेंगे। रुकन पार्लियामान जया बच्चन ने इस्मत रेजी के कसूरवार के ताल्लुक से कहा कि इन्हें सरेआम सजा देने की ज़रूरत है। मेरा ओपिनियन ये है कि जब तक आप एक एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे, जब तक लोगों के दिल में सब कुछ कर लिया, सरकार ने तो सारी कोशिशें कर ली, लॉ ने सारी कोशिशें कर ली, मगर जब तक आप एक कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जो बहुत ही हार्श हो सकता है, एक एग्जाम्पल तो आप एग्जाम्पल करके देखिए, बाकी लोग हो सकता है कि उससे लोगों में डर पैदा हो। इस समस्या का समाधान जो है घर से है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से है, और मुझे ऐसा लगता है कि जिनके यहाँ से इस तरह के लोग आते हैं बाहर, उन लोगों को पब्लिकली ह्यूमिलिएट करना चाहिए। कर्नाटक में 5 दिसंबर को ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। तशरीही मुहिम आखिरी मरहले में है। बेंगलुरु के शिवाजी नगर में कांग्रेस, बीजेपी, जेडीएस और एसडीपीआई ने बड़ी बड़ी रैलियां मुनक्किद की और वोटरों को राग़िब करने की कोशिश की। रिजवान अरशद के हक में कांग्रेस पार्टी के रियासती सदर दिनेश गुंडूराव की अहलिया और दीगर ने इंतखाबी मुहिम चलाई। दूसरी जानिब बीजेपी उम्मीदवार सरवन ने भी अपनी जीत का दावा किया। वहीं जेडीएस और एसडीपीआई के उम्मीदवार भी इलेक्शन में आखिरी मरहले तक वोटरों को राग़िब करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस है, पार्टी है, और रिजवान अरशद यूथ यंगस्टर हैं और सारा काम करेंगे, हेल्प करेंगे, उनको ही वोट डालिए। आई थिंक दैट द पीपल हु हैव चीटेड द गवर्नमेंट स्पेशली फॉर पर्सनल गेन्स एंड पर्सनल मनी शुड बी टॉट अ लेसन बाय द पब्लिक। हमारे एरिया में 10-10 आदमियों टिकट पूछ रहे थे। अगर इसको मिल गई तो उसके साथ रहेंगे तो उसको बुरा लगेगा, उसको मिल गई तो उसके साथ। रिजवान अरशद ने बी फॉर्म लाया, रिजवान अरशद को काम कर रहा है, बस उतना। जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के वोट्स, हिंदू कम्युनिटी के वोट्स, ब्राह्मण कम्युनिटी के वोट्स, एजुकेटेड के वोट्स हासिल करने की जो कैपेसिटी रखता है, मैं रखता हूं, और मेरी पार्टी के प्रोग्राम्स रख सकते हैं। और दूसरा, मुझे मेरी मुसलमान जो पॉपुलेशन है उनके ऊपर डेफिनेटली उम्मीद है कि वो इस बार सच्चाई, अच्छाई और नेकी के साथ खड़े होंगे। नहीं, ये कर्नाटक में जो सरकार आई है वो किसकी वजह से आई है? ये पार्लियामेंट में जो सरकार बनी है वो किस लिए आई है? और शिवसेना के साथ जो इनकी मिन चिंची हो रही है ना, वो किस लिए है? सेक्युलर कौन है, कम्युनल कौन है, अवाम को अच्छी तरीके से पता चल गया है। शिवसेना जैसी एक कम्युनल पार्टी के साथ इनकी निस्बत हुई, इनका रिश्ता हुआ, और फिर निकाह किसके साथ होने वाला है वो भी मालूम नहीं है। और आइंदा दिनों में इनके सिर्फ एमएलए नहीं जा रहे हैं, पार्टी भी बीजेपी के साथ जाके दोस्ती करेगी। आइंदा ऐसे दिन आ रहे हैं। और खबर भोपाल गैस सानहे से जुड़ी हुई। भोपाल गैस सानहे को आज 35 साल पूरे हो गए। मुतासरीन को अब भी इंसाफ का इंतजार है। 2 और 3 दिसंबर 1984 की दरमियानी रात थी कि अचानक खाद बनाने वाली एक फैक्ट्री से जहरीली गैस लीक होना शुरू हुई। इस गैस से हुई तबाही का मंजर इतना खतरनाक था, इतना दर्दनाक था कि इससे मुतासिर लोगों की तादाद लाखों में थी। 3000 से ज्यादा लोगों की मौत पहले दिन ही हो गई। यूनियन कार्बाइड कारखाने से निकली जहरीली गैस ने 23,000 लोगों को मौत की नींद सुला दिया था। और 35 बरसों से इंसाफ के मुंतजिर गैस मुतासरीन से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने खास बातचीत की। 30 साल में गुजरने के बाद आज हालत बस से बदतर है। भोपाल की हालत उस दिन जो 3 दिसंबर 84 को थी, उस दिन ये था कि लोग मर गए थे, कुछ भी ऐसे थे कि सांस के बाद ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये नहीं मालूम था कि इतने साल गुजर जाने के बाद भी आज भोपाल की हालत है कि घर घर में कैंसर की बीमारी, किडनी फेल हो रही है, लीवर फेल हो रही है, औरतों को बच्चेदानी का कैंसर हो रहा है। और सबसे खतरनाक बात है कि विकलांग बच्चे पैदा हो रहे हैं। विकलांग बच्चे इस तरह के हर एक माँ की गोद में विकलांग बच्चा है। ये हालत है भोपाल की। लेकिन लोगों को, हमारी सरकारों को, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, ना कोई होश नहीं है, ना कोई बात करना चाहता है, ना कोई इंसाफ देना चाहता है। चौथी पीढ़ी पर असर आ गया। चौथी पीढ़ी पे इसका असर आ गया है।
और आगे जाके भी हो सकता है कि इससे ज़्यादा खतरनाक मामला हो, क्योंकि पानी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और पूरे शहर की यही हालत हो सकती है अगर इस पर जोर नहीं दिया गया, उसको साफ नहीं किया गया, डाव को जिम्मेदार अगर नहीं दी गई जिम्मेदारी, तो ये भोपाल रहने के काबिल भी नहीं रह जाएगा। 33 साल में क्या हुआ था, जैसा गैस निकला तो हमें गैस निकल रहा बोल के मालूम नहीं था, कहाँ मिर्ची जला रहे बोल के हमारे छोटे छोटे बच्चे थे और हमको 6-7 महीना की भी पेट में कोई बच्चा था, वो भी चला गया हमारा। हमने ऐसा भागा, जंगल में भाग गए, जंगल में से वो दूसरी जगह में बैठ गए, तो वहीं पर हमको कोई न कोई हमको पानी ला के पिलाए थे। सरकारों ने क्या दिया 35 साल में? कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। 25,000 दिया और कुछ नहीं दिया। और वो बोला मुख्यमंत्री शिवराज चौहान थे, कहने लगा हमारी सरकार आएगा तो हम देंगे, और हमारा सरकार जो भी देगा, हमारी सरकार नहीं आया इसलिए हम नहीं दे रहे। हम ऐसे जुलूस लेके गए थे, उनने नहीं दिया कुछ भी। आज का क्या मिला 35 साल में? कुछ नहीं। मैं तो भैया बहुत परेशानी उठाई, बच्चे कहीं भग गए, आदमी कहीं भग गए और अस्पताल में भगते फिरे और बहुत परेशानी भाई। नालियों को पानी पिया, आदमी छूट गया, हमारा लड़का भग गया। कह रही है कि हमने बड़ा काम किया, गैस राहत वजीर कह रहे हैं बड़ा काम किया, क्या काम है? वो काम किया है कातिल कंपनियों को बचाने का, और अमरीकी कंपनियों को इस हादसे के लिए मुआवजा न देना पड़े, अमरीकी कंपनियों को यहाँ आज जारी पर्यावरणीय हादसा, भूजल का प्रदूषण, इसके लिए मुआवजा ना देना पड़े, इसके लिए सारा इंतज़ाम दोनों सरकारों ने किया है। जबकि जो गैस पीड़ित है, आज भी कम से कम 1.5 लाख गैस पीड़ित गैस जनित बीमारियों से जूझ रहे हैं। आज भी दसियों हज़ार ऐसे बच्चे पैदा हो रहे हैं जो शारीरिक विकास और मानसिक विकास जिनके अवरुद्ध हो रहे हैं। आज भी जन्मजात विकलांगता के साथ सैकड़ों बच्चे पैदा हो रहे हैं, और जहरीली प्रदूषण, भूजल के प्रदूषण की वजह से लोगों को कैंसर, लिवर, किडनी, ब्रेन और फेफड़े की बीमारियां हो रही हैं। बावजूद इसके आपने कहा बीमारियां, और सरकारें कह रही हैं कि हमने एडवांस रिसर्च करवाई, उस पर काम कर रहे हैं। रिसर्च का ये हाल है कि 35 साल बीत जाने के बाद भी आज तक यह नहीं पता कर पाए हैं कि गैस जनित बीमारियों का सही इलाज कैसे हो। हमारी बात इसलिए नहीं सुनी जा रही कि डाव केमिकल कंपनी को सरकार बचाना चाहती है कि इस तरह की कंपनियों को अगर सजा मिल गई तो कोई और कंपनियां नहीं आएंगी, पूंजी निवेश नहीं होगा, हमारे जेब में पैसा नहीं आएगा, इसके लिए वो डाव को बचाना चाहते हैं। आपने देखा कि रशीदा बी की जो शिकायत है, जो दूसरे जो विक्टिम है उनकी शिकायत यही है कि भाई जो अमेरिका में जो भी हमारे प्रेसिडेंट जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, वहाँ के लोगों से डाव केमिकल यूनियन कार्बाइड पर बात करने की कोशिश नहीं की जा रही है। आइए वहाँ पे जाते हैं। यहाँ पर हमारे साथ रचना ढींगरा जी जो मौजूद है, इन्होंने जो एक बड़ा लंबे अरसे 2 दहाइयों से काम कर रही है। हम ये देख रहे हैं कि 4th जनरेशन पर असर आ रहा है और बच्चे विकलांग पैदा होने रहे, और आपकी बातों पर कोई ध्यान नहीं, और जो रिसर्च होनी चाहिए उस पर भी काम नहीं हो रहा है। बिल्कुल, ये कोई शोध एनजीओ द्वारा नहीं किया गया, ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा शोध किया गया, जिसमें ये पाया गया कि गैस पीड़ित माताओं में जो बच्चे हो रहे हैं उनको 7.5 गुना ज़्यादा जन्मजाति विकृति हो रही है कंपेयर करें जब अपीड़ित माताओं से। और जैसे ही ये रिजल्ट आते हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट को बजाने की बजाय उसमें मीटिंग कर लेते हैं कि कैसे इसे दबा दिया जाए। जिस तरह से हमदर्दी 1989 में यूनियन कार्बाइड के साथ थी, आज 30 साल बाद वही हमदर्दी सरकार की डाव केमिकल और यूनियन कार्बाइड के साथ है, और पीड़ितों के प्रति कोई हमदर्दी नहीं है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ जी, जब वो इंडस्ट्रीज मिनिस्टर थे 2007 में, उन्होंने चिट्ठी लिखी है कि डाव केमिकल हमारे देश में पूंजी निवेश करना चाहता है, तो उन पे भोपाल की जिम्मेदारी मत ला दें। और मोदी जी को तो हम सब जानते ही हैं, पिछले 5 साल से हमारी अदालत बुला रही है डाव केमिकल को यहाँ हाजिर होने के लिए, एक बार भी उसके बारे में कुछ नहीं करते हैं, पर जब अमेरिका जाते हैं तो उनके सीईओ को गले लगाते हैं। और हम ये देख रहे हैं पिछले 5 साल में डाव केमिकल का कारोबार यहाँ पर 5 गुना ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये साफ है, कंपनी के साथ है हमारे दोनों केंद्र और प्रदेश सरकार, और पीड़ितों के साथ नहीं है।
लोकसभा में वज़ारत दाखिला ने जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों के हवाले से बयान दिया है। वज़ारत दाखिला ने कहा कि 5 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दाना हमलों में कमी आई है। वज़ारत दाखिला ने कहा है कि 12 अप्रैल से 4 अगस्त तक दहशतगर्दों के 106 वाक़यात पेश आए, लेकिन 5 अगस्त के बाद इनमें कमी आई। इन्होंने कहा कि 5 अगस्त से 27 नवंबर के दरमियान 88 वाक़यात पेश आए। मुमलकती वज़ीर GK रेड्डी ने कहा कि सरहद पार से दरअंदाजी के मामलों में काफ़ी इजाफा हुआ है। इन्होंने कहा कि इस साल 9 मई से 4 अगस्त तक 53 बार सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश की गई, लेकिन 5 अगस्त से 31 अक्टूबर के दरमियान 84 बार दरअंदाजी की कोशिश की गई। वज़ारत दाखिला ने यह भी कहा कि 2019 में अब तक 157 दहशतगर्द मारे गए हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।